खबरों की शुरुआत करेंगे। छठे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान तेज हो गया है। यूपी के बीजेपी प्रत्याशी के लिए पीएम मोदी खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में जनता को साधने के लिए बस्ती में विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि 5 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की हो गई है। तो वहीं विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम ने कहा कि इंडिया गठबंधन को वोट देना बर्बादी है, क्योंकि पूरा इंडी अलायंस निराश के गर्त में डूबा हुआ है। उधर सीएम योगी ने भी जनसभा को संबोधित कर विपक्षियों को जमकर घेरा है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था मोदी मोदी मुझ पे भरोसा किया है, भाजपा पर भरोसा किया है, हमारे काम पर भरोसा किया है, हमारी बात पे भरोसा किया है, हमारे वादों पर भरोसा किया है, हमारे इरादों पर भरोसा किया है। और इसलिए मैं आपके इस भरोसे पर खरा उतरने में न पहले कोई कमी छोड़ी है, न आगे कोई कमी छोड़ूंगा। और ये मोदी की गारंटी है। ये बड़े उत्साही लोग जो बड़े बड़े बैनर बना के लाए हैं, आपके बैनर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके कारण पीछे लोगों को तकलीफ हो रही है। अगर आप इसे नीचे रख लें तो अच्छा होगा। मैंने सब पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया है। ये एक और दूसरे खड़े हो गए, आप भी नीचे रख दो। आप तो मुझे ही लेकर के आ गए हो। इसको नीचे रखिए मैडम, पीछे लोग परेशान हो रहे हैं जी। मैं पहले भी इसी मैदान में आपके बीच आ चुका हूं, लेकिन आज जो सभा में देख रहा हूं, इसके पहले मुझे ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। ये पंडाल छोटा पड़ गया है। बहुत लोग मैं देख रहा हूं पीछे धूप में तप रहे हैं, और दोपहर की ये चिलचिलाती धूप, इसमें आप तपस्या कर रहे हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जो लोग धूप में तप रहे हैं, मैं सबसे पहले उनकी क्षमा मांगता हूं कि हमारी व्यवस्था जरा छोटी पड़ गई और आपको धूप में तपना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको क्षमा मांगता हूं। दूसरा, मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपकी ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं ज्यादा मेहनत करके, विकास करके, प्यार से आपकी इस तपस्या को
विकास के रूप में लौटाऊंगा। तो 5 चरणों के चुनाव के बाद पूरी दुनिया में, पूरे देश में अभी से लोगों को 4 जून के परिणाम के बारे में अब कोई संदेह रह ही नहीं गया है। चारों ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। चारों ओर जनमानस के मुंह से एक ही उद्घोष हो रहा है, और वह उद्घोष है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है कि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, ये जनता जनार्दन से पूछते हैं कि भाई इस प्रकार का नारा क्यों, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी जी ही और जीतेंगे तो एक ही स्वर गूंजता है। वो पूछते हैं कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, 500 वर्षों का इंतजार मोदी जी ने समाप्त करवा करके प्रभु राम लला को अयोध्या में विराजमान कर दिया है। और बहनों और भाइयों, भारत के विरासत का यह अद्भुत विकास और विरासत का अद्भुत संगम जो आज आपको दिखाई देता है, कोई सोचता था गोरखपुर में एम्स होगा, कोई सोचता था कि इस पूरे क्षेत्र में, जहां पहले गोरखपुर में एक मेडिकल कॉलेज था, पूर्वांचल में बीएचयू और गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के अलावा कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं, आज गोरखपुर में एम्स, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, एक लंबी श्रृंखला, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य। और 40 वर्ष से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से यहां का मासूम दम तोड़ता था, मोदी जी ने यहां के बचपन को बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, हर घर नल योजना और मेडिकल कॉलेज जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर के जो उपकार किया है, बहनों और भाइयों, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है हमारे पास 2024 का ये लोकसभा चुनाव। बहनों और भाइयों, राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में चल रहा है वर्तमान का ये संग्राम, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी की लीडरशिप में हम सब आपसे यही अपील करने के लिए आए हैं। ये क्षेत्र कभी तरसता था कि एक चीनी मिल चल जाती, आज नई चीनी मिलें चल रही हैं, गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है। गोरखपुर में कांग्रेस के समय में बंद हुआ फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो चुका है, अपनी क्षमता से 110% क्षमता का से काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत की नई प्रगति। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में मोहन यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी और देश में मोदी के नेतृत्व में बड़े और ऐतिहासिक काम किए गए हैं और विकास की बदौलत इस बार उत्तर प्रदेश नया रिकॉर्ड बनाएगा। वहीं भारत नेपाल के पुराने रिश्तों की चर्चा कर उन्होंने संविधान और जनता को सर्वोपरि बताया है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने पहले के कर्मों के आधार पर बात करने लायक नहीं है। कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सपा प्रदेश सचिव शंकर शर्मा ने अखिलेश यादव की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। शंकर शर्मा ने इस बार
इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 साल विकास नहीं बल्कि जनता को बरगलाकर वोट हासिल किए हैं, लेकिन इस बार कन्नौज सहित पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। हम आपसे विशेष तौर से निवेदन करेंगे कि आप लोगों को खुद ही एहसास हो गया है। एहसास क्या? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जनता चुनाव लड़ा रही है। जनता जिस तरीके से हम लोगों को और सरकार बदलने के लिए समर्थन दे रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को जो समर्थन मिल रहा है, तो उस पर ऐतिहासिक जीत। सीतापुर में मुस्लिम युवक और उसके परिजनों को बीजेपी को वोट देना महंगा पड़ गया। पूरा मामला शहर कोतवाली इलाके का है। आरोप है कि यहां मुस्लिम युवक और उसके परिजनों के साथ क्षेत्र के कट्टरपंथी मुस्लिम युवकों ने पिटाई कर दी। मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूँ। मेरे घर पे आजाद लोग आए, रात में कहा था 12 तारीख को कहा था कि वोट देना कांग्रेस को, तो हम क्या नहीं देंगे, पंजे को हम देंगे कि कांग्रेस को फूल के देंगे जो हमको सब दे रहा है, खाना दे रहा है, पानी दे रहा है, आटा दे रहा है, पानी सब कुछ दे रहा है, वही मकान भी दिया उसने, उसी को हम देंगे, हम उसी को देंगे। 20 तारीख को जब पोलिंग पड़ी थी यहाँ नखलों के अंदर, तो ये लोग हमको मौका देख के हमको बहुत मारा है। दोनों पहलवान मिलके, नईम पहलवान के लड़के, आजाद पहलवान के लड़के। जिला अस्पताल से मेरे पास फ़ोन आता है, जावेद नामक व्यक्ति का फ़ोन आता है। वो कहता है मेरी मदद करिए, आके मुझे मारा है मेरे समुदाय के लोगों ने। तो मैं अस्पताल पहुंचता हूं तो वहां पता चलता है जो जावेद हैं ये एक भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, और इन्होंने जिस दिन वोटिंग यहाँ पड़ी उस दिन भारतीय जनता पार्टी को वोट डलवाया। जो भी यहाँ कैंडिडेट थे उनके लिए वोटिंग कर रहे थे, अपने परिवार वालों का वोट डलवा रहे थे। तो इन्हीं के समुदाय के लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनके ऊपर वार किया, मारा उनको कि तुमने बीजेपी को क्यों वोट दिया, तुम मुसलमान हो तो बीजेपी को वोट क्यों करते हो, तुम पंजे पे वोट दो। तो इसी के चलते इसको बहुत मारा गया और आज वो जिला अस्पताल में एडमिट है। कानपुर में भीषण गर्मी में व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन कर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया है। दरअसल क्लस्टरगंज गल्ला मंडी 26,000 वर्ग मीटर में बनी हुई है। म्यूनिसिपल ब्रांड के तहत कलेक्टरगंज गल्ला मंडी में आधुनिक बिजनेस सेंटर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। निर्माण के लिए पिछली बैठक में स्वीकृति प्रदान भी की जा चुकी है और बजट भी पास कर दिया गया था, लेकिन पिछले महीने जब कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हुआ तो व्यापारियों ने कलेक्टरगंज की जगह पर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने की अपील की थी। उसके बाद भी नगर निगम की टीम लगातार कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर निरीक्षण कर रही थी। इसी को लेकर व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर की है। देखिए 100 साल से ज़्यादा हम लोग कलेक्टरगंज में बसे हुए हैं, उसमें हम भी हैं, सब लोग खड़े हैं। दूसरी तीसरी पीढ़ी, यहाँ तक कि कुछ चौथी पीढ़ी भी बैठने लगी है। 2009 तक हम लोगों ने किराया भी दिया है। नगर निगम ने खुद किराया लेना बंद कर दिया और अचानक चुनाव से पहले नगर निगम की कार्यकारिणी एक फैसला करती है कि यहाँ पर मॉल बनाया जाएगा 2900 वर्ग मीटर में। उसका हम लोगों ने विरोध किया, महापौर जी के पास गए, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के पास गए। महाना जी ने स्पष्ट रूप से हमें आश्वासन दिया कि जब तक आप लोग नहीं चाहोगे, आपकी मर्जी नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा यहाँ पे एक मल्टी लेवल की एक मार्केट बनाने की बात हुई थी, जिसका सभी दुकानदारों ने विरोध किया था। विरोध इसलिए हुआ था कि लोग 2-3 पुश्तों से यहाँ पे बैठ के व्यापार कर रहे हैं और कलेक्टरगंज में आने वाला गल्ला पूरे शहर में जाके उसका वितरण होता है। पूरे शहर के व्यापारी उसको लेके जाते हैं, थोक का और फुटकर का, दोनों का व्यापार इस मार्केट से होता है। यहाँ पे किसी मार्केट की किसी आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा वैसे चलते रहना चाहिए था। लेकिन नगर निगम द्वारा एक बार सर्वे कराया गया, जिसके विरोध में हम लोग माननीय सतीश महाना जी के पास गए थे। उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जब तक व्यापारियों से बैठ के चुनाव के बाद बात नहीं हुई, तब तक कोई भी सर्वे या सर्वेक्षण नहीं होगा। उसके बावजूद भी अभी ड्रोन द्वारा एक बार सर्वे हो रहा था तो मना किया गया। नगर आयुक्त महोदय को भी ये अवगत कराया गया कि अभी ऐसा कुछ ना करें जिससे माहौल ख़राब हो। सारे ही लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी जानबूझ के अधिकारी ऐसा
दिखाना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अत्याचार कराया जा रहा है। ये बहुत गलत चीज़ है। चुनाव में ऐसा माहौल। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने परियोजना अधिकारी टुंडा को ज्ञापन सौंपकर आसरा आवास देने की मांग की है। विकास भवन में प्रदर्शन के दौरान टुंडा कार्यालय जाते समय लिफ्ट बंद देखकर दिव्यांगजनक भड़क गए और विरोध में जमकर नारेबाजी करने लगे। बता दें कि 5 मार्च 2024 को मोबाइल कोर्ट के आदेश के 2 महीने के बाद दिव्यांगजनों को आसरा आवास नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से दिव्यांगजनों में रोष है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जानबूझकर दिव्यांगजनों को आसरा आवास योजना से वंचित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांग कोटा आसरा आवास योजना में लागू नहीं किया गया है। अब पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द पात्र दिव्यांगजनों को आसरा आवास नहीं मिलता है तो सभी दिव्यांगजन अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। आसरा आवास में दिव्यांगजनों का रिजर्वेशन कोटा खत्म कर दिया गया है। रिजर्वेशन कोटा खत्म करने के विरोध में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश के न्यायालय में हम लोगों ने परिवाद दाखिल किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि 5% रिजर्वेशन कोटा के तहत पात्र दिव्यांगजनों को जो है आवास दिया जाए। 1 महीने का समय दिया गया था परियोजना अधिकारी रूडा को। आज तक उन्होंने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। किसी भी पात्र दिव्यांग व्यक्ति को अवगत नहीं कराया कि उनको आवास दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम ज्ञापन देने आए हैं। अगर न्यायालय के आदेश को भी ये नहीं मानेंगे तो हम 15 जून से विकास भवन में अनिश्चितकालीन। देवरिया में दरोगा ने एक युवक की बेरहमी से पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामला बरहज थाना क्षेत्र के सतरवार का बताया जा रहा है, जहां सतराव चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कुशवाहा ने किसी बात के चलते एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। परिजनों का आरोप है कि गांव के पूर्व प्रधान के लड़के के साथ मृतक घूमता था और ये बात दरोगा को नागवार लगती थी। इसी के चलते दरोगा ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। एसपी का कहना है कि परिजनों से तहरीर मिलते ही मामले की कार्रवाई की जाएगी। ये देवरिया जनपद में बरहज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतराव ग्राम का मामला है, जहां एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, तद्दन नामक व्यक्ति की जिला अस्पताल में मृत्यु हुई है। परिजनों का आरोप है कि एक सब इंस्पेक्टर द्वारा इसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। संबंध में परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाए। चंदौली में 19 मई को चकिया कोतवाली के भटवारा गांव में ऑटो चालक का शव मिला था, जहां मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि महज 6,000 रुपए के विवाद में ऑटो चालक की हत्या की गई थी। दरअसल 2 युवकों ने वाराणसी के लंका से मिर्जापुर के अदलहाट के लिए ऑटो बुक किया था, जो कि पेटीएम नंबर पर पैसा भेजकर फर्जी रसीद दिखाने लगे। इसी बात को लेकर इनमें विवाद बढ़ा और युवक ने अपने 2 साथियों को फोन कर मौके पर बुलाया, फिर हत्याकांड को अंजाम दे दिया। दिनांक 19 मई को चकिया थाना क्षेत्र के भटवारा कला ग्राम में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। उसकी हत्या की गई थी। सूचना प्राप्त होने के पश्चात पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए उस अज्ञात शव की शिनाख्त कराई गई। वह व्यक्ति आदर्श मिश्र, थाना रामनगर, जनपद वाराणसी का रहने वाला था और ऑटो चालक था और स्वयं अपना ऑटो चलाता था। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस अज्ञात हत्याकांड के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया था। तो इसी टीमों द्वारा सीओ चकिया के कुशल निर्देशन और मार्गदर्शन पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकिया और स्वाट सर्विलांस टीम के ऑपरेशन में इस घटना का क्रम का। सहारनपुर के गंगो थाना क्षेत्र में एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और युवती का शव एक
रेस्टोरेंट के पीछे पड़ा मिला था। बताया जा रहा है कि युवती कुतुबशेर थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या की वजहों की जांच शुरू कर दी। वहीं एसएसपी ने आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही वारदात का खुलासा कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज गंगो कस्बे में एक युवती की हत्या का प्रकरण सामने आया है, जिस पर कि हम सभी अधिकारीगण यहाँ मौके पे आए हैं। जो युवती है उसका कुतुबशेर थाने की रहने वाली अभी बताई गई है और उसकी शिनाख्त हो गई है शव की। उसको पीएम के लिए भिजवाया गया है। जो घटनाक्रम हुआ है उसकी पुलिस जानकारी कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा देखे जा रहे हैं। कुछ संदिग्ध के नाम सामने आए हैं जिन पर कि पुलिस कार्य कर रही है और शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। बुलंदशहर पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वालों लोगों का गिरोह का खुलासा करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि कंट्री मेड पिस्टल सप्लाई करने वाले गैंग का सरगना अभी भी फरार चल रहा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 7 पिस्टल, 5 तमंचे, 10 फोन और 11,509 रुपए बरामद किए हैं। ये गैंग दिल्ली एनसीआर में अवैध असलों की सप्लाई किया करता था। गिरफ्तार सप्लायर गैंग का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। एक गैंग है जो कि क्षेत्र में सक्रिय है और शस्त्र की प्रोक्योरिंग और सप्लाई अवैध शस्त्रों की ये कर रहा है। इस सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर की टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए आज कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7 पिस्टल 32 बोर के और 10 जिंदा कारतूस, 5 तमंचे 315 बोर के और 5 जिंदा कारतूस, कुछ नगद रुपए और इनके पास से इनके मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। पूछताछ पे और इनके पास जो फ़ोन इत्यादि हैं उन सबको चेक करने पे ये बात स्पष्ट हुई कि ये एक संगठित गिरोह है जो कि शस्त्रों की सप्लाई का काम करता है। इनमें जो 12 लोग अभी पकड़े गए हैं उनके पास से ये अवैध शस्त्र बरामद हुए और ये एनसीआर क्षेत्र में विभिन्न जनपदों में सप्लाई का काम करते हैं। इटावा में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट कर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच में जुटी पुलिस ने हत्या में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा किया गया है और बताया गया है कि 20 मई को दोनों अभियुक्तों ने बंटवारे को लेकर हुई मारपीट के दौरान बुजुर्ग महिला को लाठी मार दी थी, जिसके चलते इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। कल जैसा कि इटावा के उसराहार थाने में एक परिवार में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक काफ़ी वृद्ध महिला थी 65 से 70 साल की, सामुद्री देवी, उनको चोट लग गई थी। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें 2 लोग नामजद हुए थे, विनोद कुमार और सोनू। दोनों नामजद को आज गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई इटावा पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें तत्काल गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर की गई है। निश्चित तौर से ये घटना बहुत ही खेदजनक थी, जिसमें पुलिस टीम को लगाया गया था और एसओ उसराहार उनकी टीम द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको नियमानुसार उचित धाराओं में जेल भेजने की। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र से 17 साल के नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने मोहनगंज थाने में तहरीर देते हुए गांव के ही 3 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में 2 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जनापुर से मेरी लड़की के वो 3 लोग आके उठा ले गए हैं। संदीप, मुकेश, अखिलेश, वो मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया। मैं उसको मुकदमा लिखवाने आई हूँ। मैं उनको सजा चाहती हूँ। थाना मोहनगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें दिनांक 19/5/2024 को 3 युवकों द्वारा एक युवती से दुष्कर्म की बात अंकित की गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। 2 नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।